डेफिसिट कि वो कर तो देंगे, मगर प्रैक्टिकली वो काम होगा या नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर IMF का भी हवाला दिया गया है कि प्लान ए क्या होगा, प्लान बी क्या होगा। नवीद चौधरी साहब, आप इस पर वजाहत कर दें। देखें, ये आज जो खदो खाल हैं हमारे सामने आ गए हैं, कल तकरीब में ऐलान हुआ था। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हुकूमत या रियासत इस हवाले से कुछ ना कुछ कर रही थी, और हमारा ये गिला था कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बता क्यों नहीं रहे। आज हमें फिर ये इल्म हुआ इस बात का कि ये एक जामे प्रोग्राम बनाया गया। अमल दरामद की बात मैं बाद में करूँगा। उसमें कमिटमेंट्स ले ली गई हैं, जो दोस्त ममालिक हैं उनसे 22 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट्स ली गई हैं। अच्छा, अगर 2 या 3 अरब डॉलर भी इन्वेस्ट हो जाए तो उससे माशी तौर पर मुल्क में ऐसी सरगर्मियाँ क्रिएट हो जाती हैं कि रोज़गार के मौके भी पैदा होते हैं, और पैसा गर्दिश में आने की वजह से फिर ट्रिकल डाउन इकानमी जो है उसका एक प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। ये जो कुछ किया है इन्होंने, ये बहुत ही मेरी नज़र में बतौर तालिब इल्म बहुत ही जामे है। एक तो सरमायाकारी के लिए जो उन्होंने 3 कमेटियाँ बना दी हैं। एग्जेक्टिव कमेटी है, उसमें पहले अपेक्स कमेटी है, फिर एग्जेक्टिव है, फिर अमल दरामद। इन चीज़ों पर अगर इसी तरह से निगाह रखी जाए। अच्छा, ये भी बता दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वादे वईद आपने कहा ना कि करके मुकर जाते हैं, कि एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जिस मुल्क की जिस कंपनी ने जहाँ जहाँ पैसे लगाने हैं, ये तकरीबन अगर 6 माह या 8 माह कम से कम इतना अर्सा होगा, वहाँ उस वक्त से ये नेगोशिएशन चल रही हैं। अब अमल दरामद कैसे होगा? अमल दरामद करने की जो सबसे ज़्यादा एक अथॉरिटी हमारे पास है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। सीधी सी बात है जी, बाकी किसी पर क्या करें, वरना रुकावटें यहाँ इतनी हैं कि आप किसी तरफ इन्वेस्टमेंट करने जा ही नहीं सकते। आप तो लाहौर के अंदर अगर एक दुकान खोल लें, आपको पता है कि कितने महकमों को जवाब देना पड़ता है? 12 महकमों को। ये फिर मैं आपको इस टाइम बताऊँगा। तो इस तरह से जो बाहर से इन्वेस्टमेंट करने आते हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या मुश्किलात हैं हमने माजी में देखी हैं, हर इदारे की तरफ से हैं। फिर ये भी कहा गया है बैरूनी हुकूमतों की तरफ से, दोस्त हुकूमतों की तरफ से, कि आपके तो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासर इदारों के अंदर भी बैठे हैं, उनको भी कंट्रोल करना होगा। तो गारंटी तो ये फौज नहीं देनी थी। अब मामला ये आ गया कि वन विंडो ऑपरेशन, वो उसकी अहमियत क्या है, इथोपिया कहाँ था और आज कहाँ है। मैं मियां मुंशा साहब का एक वाक़या आपको बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा। आपको पता है कि कैसे से लोग वहाँ मरते थे इथोपिया के अंदर। फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मुल्क को बनाया और इन्वाइट किया बाहर से लोगों को। तो मियाँ साहब ने हमें बताया, मियां मुंशा साहब ने, कि मैं वहाँ एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने गया, कैबिनेट के इजलास में बुलाया गया, प्रोटोकॉल देते हैं वो सरमायाकारों को, और उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन हो गया। कहते हैं मैं एग्रीमेंट लेके अपने होटल आ गया। जब मैं अपने होटल आया तो मुझे एकदम अंदाज़ा हुआ आगे कि एक पॉइंट बड़ा है, मैं वो रह गया बीच में, ड्राफ्ट तैयार था। कहते मैंने कहा यार ये बात बड़ी आकवर्ड हो जाएगी, पूरी हुकूमत है उधर, मैं अकेला सरमायादार। लेकिन मैंने उनके वजीरे जो इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी के वजीर थे, ये वजीर सनत थे, उनको फ़ोन किया कि भाई एक पॉइंट मेरा रह गया, इसका क्या हल निकलेगा। उसने कहा नो प्रॉब्लम, आप इस वक्त मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आप आ जाए मेरे ऑफिस ही। कहते मैं उनके दफ्तर गया हूँ, उसने बगैर किसी तरद्दुद के वो पॉइंट डाला, उसमें ड्राफ्ट किया, उसको साइन किया, निकाल के मुझे दे दिए। तो फिर इस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, इस तरह से मुल्क पर जहाँ पर तब्दीली लानी हो वहाँ इस तरह काम किए जाते हैं। जो मामला है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का, उस पर हम अब बात करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा भी बेंच का हिस्सा हैं। नवीद चौधरी साहब, काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम उन्हें किसी लार्जर बेंच का हिस्सा देख रहे हैं। आखिरी बार शायद अप्रैल का महीना था, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जस्टिस उमरता बंदयाल के दौर में तो पहली बार ही वो किसी लार्जर बेंच का हिस्सा बने हैं। और फिर देखना ये है कि बनाया क्यों गया है। सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि दरख्वास्त गुजार लाहौरी ग्रुप के 2 वकील एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा, जिनकी सियासी वाबस्तगी, जिनकी अदालती वाबस्तगी, जिनका पूरी एक जो रिकॉर्ड है और रेपुटेशन है वो सब आपके सामने है, वो एक दरख्वास्त डाल रहे हैं। दरख्वास्त वो डाल रहे हैं फौजी अदालतों के खिलाफ, कोई हरज नहीं, डाल दें। खान के दौर में 25 लोगों को सजाएं हुई हैं, 3 को सजाएं मौत सुनाई गई है। कहाँ सोए हुए थे आप? अब वो जो गुत वाले जज हैं, साबिक चीफ जस्टिस जवाद अस्फाजा, मैं तो बड़ा शरीफ आदमी समझता था, वो भी उठ के चल पड़े हैं जी दरखास्तें लेकर। तो ये अब जो बेंच बनाया गया, ये क्या बेंच है? अब आपको आज अगर वो चीफ जस्टिस उनको बना दिया गया है, सदर अली नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आपको याद आ गई उनकी? आज आपको सरदार तारिक मसूद भी याद आ गए, आपको आके मिल रहे हैं। दरखास्त गुजार चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके उसको मिल रहे हैं।
पहले सास का मामला आता है, वो खत्म, वो कहते हैं जी मैंने समाअत नहीं होने देनी। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस आ रहा है, वो आप जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाने दे रहे, और केसेस ऐसे फिक्स हो रहे हैं कि जनाब आपके पास वो आ रहे हैं और आप, यानी कि कोई अदालती अखलाकियात, कोई कायदो ज़वाबित, कोई कोड ऑफ कंडक्ट, किसका कोई वजूद ही कोई नहीं रह गया। तो ये फैसला आपने क्या करना है? आप एक पार्टी के साथ फरीक बने हुए हैं और ये कहा जा रहा है, और आप ये तो बात वाज़ेह है, हुकूमत वक्त कह चुकी है आप रिजाइन दें, चले आप रिजाइन ना दें। अगर इस तरह का केस आ ही गया, अच्छा आपके दौर में हुआ, साकिब नसार जो गैंग था उसके जो बाकियात थे उसके दौर में सब कुछ होता रहा, और ये जो फौजी अदालतें थी उस वक्त ये सारे जज मौजूद थे, कम से कम वो हमख्याल बेंच तो मौजूद था। किसी को ख्याल आया मैं सुओ मोटो ले लूँ या प्रॉक्सी पिटीशन से दरखास्त दिलवा लूँ? कमाल हो गया है, यानी कि सियासत पर सियासत। तो मैं तो समझता हूँ कि ये इसमें सियासत ज्यादा है और कानूनी मामला कम है। उन्होंने अपनी तरफ से इम्तिहान में डाला है, लेकिन काजी साहब सुरखरू होंगे और जाहिर है कल आपको पोजीशन इसकी जो नजर आ जाएगी। ठीक है, नवीद चौधरी साहब आप इस पर क्या कहेंगे? जो तासुर पाया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ नाराज़ है हुकूमती इत्तेहाद से, तो क्या ऐसा है? 100% नाराज़गी है। उसका एक अमली मुजाहरा तो आपने परसों देख लिया जब नजम सेठी साहब मुस्ताफ़ी हुए और उन्होंने अपने ट्वीट में यही कहा कि मैं बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता आसिफ जरदारी साहब और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान। तो वो ज़ाहिर इख्तलाफ की बात है, और भी बहुत सारे मामला इख्तलाफात हैं। ये तो चूँकि एक एस्टैब्लिशमेंट का जो प्रोजेक्ट था, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट, उसमें सारी सियासी जमातों को कुचलना था, तो वो फिर एक सूरत हाल ऐसी बनी कि सबको इत्तेहाद करना पड़ा। और मैं सिर्फ इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि इख्तलाफ बहुत कम लोग माइंड करते हैं पार्टी के अंदर। अगर आप इख्तलाफी बात करते हैं, लोग कहते हैं यार बात सुन लो, इसकी मुमकिन है गाँव की बात निकला है। जब आप पार्टी के खिलाफ ही चलना शुरू कर दें सीधा, तो उसके बाद क्या हाल है? वो एक आध दो दफ़ा वार्निंग आपको देंगे ना। मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक अफसर एस्टैब्लिशमेंट के जो इस वक्त भी सर्विस में हैं और बड़ी आला पोजीशन पर हैं, उन्होंने मुझे, अभी नवाज शरीफ साहब नाहल नहीं हुए थे तो मुझे कहा बता दिया हुआ था, जिस तरह से गुफ्तगू करते थे, एतजाज हसन साहब तो उस वक्त से प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान का हिस्सा है। ये तो पीपल्स पार्टी से पूछना चाहिए कि आपको भी याद आया है। और खोसा साहब का जो मामला वो तो सामने आ ही चुका है। 3 वो चाहते थे, वो एक नहीं चाहते थे। ये गलत कहा जा रहा है कि सिर्फ एक बेटे, दोनों बेटे के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और खुद चेयरमैन पीसीबी, दैट्स ऑल।